हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी, है ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टिम्बर, और अब हमारा जो नया टॉपिक है हमारा बिल्डिंग मटेरियल का, वो है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक भी जो सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक है, यदि आप बात करो जो हमारा सब्जेक्ट है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसको पढ़ने के लिए भी हमारा जो बेसिक है वो कंक्रीट ही है ना। तो कंक्रीट को हमको डिटेल से देखना पड़ेगा और हमको इसको जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। इसका हम जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कंक्रीट। कंक्रीट है क्या बेसिकली? तो कंक्रीट पढ़ने के लिए ही हमने बहुत सारे अभी तक मटेरियल जो पढ़े हैं उन सब का यूज करके ही हम कंक्रीट बनाएंगे, है ना। तो कंक्रीट बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो कंक्रीट हमारा है क्या? कंक्रीट हमारा आर्टिफिशियल मटेरियल है ना। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड मटेरियल है ना। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कंक्रीट ही यूज किया जाता है। बिना कंक्रीट के कुछ भी बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे यदि हम बात करें हमारा रिटेनिंग वॉल बना लो, फाउंडेशन कर लो, या कुछ भी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम हर जगह पे हमारा कंक्रीट यूज होता है ना। तो कंक्रीट हमारा बनता कैसे, तो वो देख लेते हैं हमारा कंक्रीट है क्या। कंक्रीट जो के बेसिक जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं? बाइंडिंग मटेरियल हो गया, एग्रीगेट हो गया और वाटर हो गया, है ना। समटाइम्स इस पे कभी कभी एडमिक्सचर भी ऐड किया जाता है, समटाइम्स इस पे एडमिक्सचर भी ऐड किए जाते हैं, है ना। अब यदि हम बात करें बाइंडिंग मटेरियल की, तो बाइंडिंग मटेरियल हम पढ़ चुके हैं। बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से हमारे हो सकते हैं? हमारा बाइंडिंग मटेरियल लाइम हो सकता है, लाइम हमने डिस्कस कर लिया है। सीमेंट हो सकता है, जिप्सम हो सकता है ना। तो ये है हमारा बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल पे जब हम एग्रीगेट मिक्स करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के साथ, तो एग्रीगेट वाला भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। हमने दो तरीके के एग्रीगेट देखे थे, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, है ना। उसके बाद वाटर के बारे में हमको पता है। वाटर क्या करता है? हमारा वाटर का जो यूज होता है वो बाइंडिंग मटेरियल में यूज होता है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, है ना। तो हम जब बाइंडिंग मटेरियल को, एग्रीगेट को और वाटर को प्रॉपर प्रोपोर्शन पे मिक्स कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है? कंक्रीट मिल जाती है। समटाइम्स इस पे हम क्या कर देते हैं? एडमिक्सचर भी ऐड कर देते हैं। एडमिक्सचर ऐड करने से हम स्पेशल टाइप की कंक्रीट बना सकते हैं, है ना। ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी को क्या करता है? हमारा एडमिक्सचर इनहेंस करता है। तो मतलब एडमिक्सचर एक प्रकार का केमिकल है जो हम इस पे यूज कर लेते हैं, है ना। तो बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट प्लस वाटर, हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया? कंक्रीट बन गया। इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे। हम देखेंगे आगे अभी किस तरीके से हमको इसका क्या प्रोपोर्शन लेना है, किस तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक टर्म जो हमारा एक सब्जेक्ट भी है, आरसीसी। जैसे ही हमारा कंक्रीट फिनिश हो जाएगा तो आपका 80% आपका बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आरसीसी में यदि बात करें तो सेम जो हमारा कंक्रीट था, कंक्रीट जो इससे कंक्रीट बनी उसको हम बोल सकते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। यदि हमने बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट का यूज किया तो क्या हो जाएगा? प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। यदि इस पर यदि मैं सेम जो हमारे कंक्रीट के कंपोजिशंस थे, जो जैसे बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर में, यदि मैं इसके साथ में स्टील भी ऐड कर देता हूं, है ना, स्टील भी ऐड कर देते हैं हम, तो क्या बन जाएगा? हमारा रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कंक्रीट है बेसिकली यदि हम देखते हैं तो कंक्रीट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जब कंक्रीट नहीं था तो क्या हमारे बिल्डिंग्स नहीं बनती थी या स्ट्रक्चर्स नहीं बनते थे? तो वो भी फिर भी बनते थे। तो फिर हमको कंक्रीट की जरूरत क्यों पड़ी हमको? तो हम यहां पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट से पहले हम क्या यूज करते थे? हम स्टोन यूज करते थे, है ना। कंक्रीट से पहले हम क्या यूज करते थे? स्टोन यूज करते थे। और स्टोन की यदि हम बात करें, एक अच्छे स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कितनी होती है? 100 मेगा पास्कल के आसपास। यदि थोड़ी बहुत आपने कंक्रीट पढ़ी होगी तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, तो इस पर ये ग्रेड आते हैं M10, M5, M20, M25, इस तरीके से। तो इसकी जो यदि इसकी बात करते हैं, जैसे ये 25 है, तो 25 हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना। और ये हमारी क्या थी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। अच्छा, यहां पर एक टर्म और समझना पड़ेगा। हम यहां पर ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और ये है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर चुके थे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी एक सैंपल की, जैसे यदि मैं बात करूं, ये हमारा पूरा का पूरा ये कंक्रीट रखा हुआ है यहाँ पर, और इससे मैंने एक क्यूब बनाया, तो एक क्यूब को जब हम टेस्ट करेंगे तो उससे हमारी क्या मिलेगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन यदि मेरे को इस पूरे मिक्स की यदि मेरे को स्ट्रेंथ बताना है तो मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बता सकता इस मिक्स की। मैं इसकी क्या बताऊंगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताऊंगा कि इसकी एवरेज स्ट्रेंथ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं एवरेज स्ट्रेंथ, है ना। तो यदि मैं इस पूरे मिक्स की स्ट्रेंथ बताऊंगा कि इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। और यदि मैं इससे एक क्यूब बनाता हूं तो उस क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो हमारी क्या है? स्टोन की तुलना में बहुत कम है ना। फिर हम कंक्रीट का यूज क्यों कर रहे हैं? स्टोन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि स्टोन जब ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ देता है तो हम कंक्रीट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, या हमने कंक्रीट को क्यों बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों हमको कंक्रीट बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि कंक्रीट जो हमारा स्टोन होता है, स्टोन को हम प्रॉपर किसी भी साइज में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट को हम आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, है ना। या इसको इस तरीके से समझें कि ये हमारी यदि ये बीम है कुछ इस तरीके से, हमारा जो स्टोन होता है वो कैसा नेचर में कैसा होता है, ब्रिटिल होता है, ब्रिटल नेचर का होता है हमारा स्टोन, है ना। और जब ये ब्रिटल नेचर का है तो ये स्ट्रांग होगा किस पे, कंप्रेशन पे। कंप्रेशन पे क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और यदि बात करते हैं टेंशन में, तो टेंशन में ये क्या होगा, वीक होगा। टेंशन में क्या होगा, वीक होगा। अब यदि मैं बात करता हूं कि कुछ इस तरीके से हमारी स्टोन से बनी हुई बीम है ना, इस पे यदि लोड आता है, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसका यदि मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। इस जगह पर स्ट्रेस जीरो और जिस जगह पर स्ट्रेस जीरो होगी उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। इसके जो ऊपर का जोन होता है ये हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव जोन होता है। और जो हमारा नीचे का जोन होता है वो कौन सा होता है, टेंशन जोन होता है। ठीक है। कंप्रेशन जोन के ऊपर यदि हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये स्टोन है। जब इस पर लोड आएगा, है ना, तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से बेंड होगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारा इस पर लोड लगा हुआ, कुछ इस तरीके से बेंड होगा। तो बोल सकते हैं कि हमारा जो सारी की सारी, जब लोड आएगा तो सारी की सारी स्ट्रेसेस कौन ले लेगा, हमारा जो कंप्रेशन जोन है वो हमारा स्ट्रेस को ले लेगा, लेकिन हमारा जो टेंशन जोन पे जो हमारा स्टोन है, मतलब हमारा ये वाला जो स्टोन है ये हमारा वेस्ट जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। मतलब हम इस वाले पार्ट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ ये ले रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अनइकोनॉमिकल होने के कारण हम इसको यूज नहीं करेंगे, या इसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर, स्टोन की जगह पर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहते हैं जिसकी हम स्ट्रेंथ को प्रॉपर यूज कर सकें, क्योंकि हमारा जो स्टोन है वो टेंशन में वीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा मटेरियल यूज कर लें जो टेंशन में भी हमारा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो उसी की जगह हमने क्या कर लिया, स्टोन की जगह हमने कंक्रीट यूज कर लिया, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट भी हमारा क्या होता है, कंक्रीट भी हमारा क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर है ना। तो कंप्रेशन मेंबर है या ब्रिटिल मटेरियल है हमारा जो कंक्रीट है, तो वो स्ट्रॉन्ग किस पे होगा, कंप्रेशन पे। और जो हमारा स्टील है, स्टील होता है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है हमारा टेंशन पे। तो हम क्या कर देते हैं कि यदि इसकी बात करें, ये भी हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या ले रहा था, कंप्रेशन जोन वाला पोर्शन ही हमारा पूरी की पूरी स्ट्रेस को झेल रहा था। लेकिन इस पे भी अभी यदि कंक्रीट में बात करके, ये वाला पोर्शन जो है कोई काम का नहीं था, कोई काम का अभी भी नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इस पे, इसको टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम, क्योंकि इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, बार लगा दिए कुछ इस तरीके से, है ना, स्टील डाल दी यहाँ पर। तो जब हमने स्टील डाल दी तो हमारा ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, टेंशन में भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अब क्या हो जाएगा, हम, क्योंकि हमारा जो ये स्टोन में हमारा ये पूरा वेस्ट हो रहा था ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको भी यूज कर लिया यहाँ पर स्टील डाल के, तो हमारा ये टेंशन में भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अब ये समझ में आ गया आपको कि हम कंक्रीट का यूज क्यों करते हैं, स्टोन का यूज क्यों नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कंक्रीट का, कंक्रीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंक्रीट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। तो बात करते हैं, टू ऑब्टेन सॉलिड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, है ना। अब हमको पता है डेंस होना चाहिए, मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसका हम वॉल्यूम कम कर दें तो हमको डेंसिटी क्या मिले, ज्यादा मिले। अब यदि हम स्टोन का यूज कर रहे थे, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है स्टोन जैसे होना चाहिए, मतलब स्टोन की यदि बात करें कि हमारा कोई स्टोन है, ये है ना, तो इस स्टोन को यदि मैं इस तरीके से देखूं, ये पूरा का पूरा एक स्टोन है कुछ इस तरीके का, है ना। तो इसको यदि मैं देखूं तो इसका अभी यदि देखते तो इसका वॉल्यूम अभी क्या है, ज्यादा है, इसका वॉल्यूम अभी क्या है, ज्यादा। जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए हमने इसको तोड़ दिया,
मतलब हमने इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। डिसइंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर जो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं और जो फाइन एग्रीगेट है इस पर तोड़ लिया हमने, इस पर बांट लिया और उसके बाद सीमेंट के साथ हम इसको क्या करेंगे, डेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गया, एक कोर्स एग्रीगेट बन गए, फाइन एग्रीगेट हो गए, तो इनका वॉल्यूम क्या हो गया, इनका वॉल्यूम कम हो गया। और हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बना लिया, हमने इस पर बाइंडिंग मटेरियल का यूज कर लिया और जो हमारी एग्रीगेट थे इनका एग्रीगेट का यूज कर लिया और वाटर। अब इनको हमने प्रॉपर अरेंज कर दिया, प्रॉपर प्रोपोर्शन पर रख दिया और इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब ये छोटे होने का, यहां पर इसका वॉल्यूम ज्यादा था है ना, यहां पर इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कैसे हो जाएगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं, हमारा जो स्टोन था, स्टोन को तोड़ के उसका वॉल्यूम कम कर रहे, स्टोन का वॉल्यूम हम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। कम करने से हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा डेंस बन जाएगा, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंक्रीट का, टू ऑब्टेन सॉलिड स्टोन, बनता तो हमारे सॉलिड स्टोन ही है ना, सॉलिड स्टोन लाइक डेंस मास, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा जो हमारी कंक्रीट, इस तरीके से हमारी कंक्रीट बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि कंक्रीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंक्रीट हम क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो कंक्रीट बनाने का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमको उसकी डेंसिटी इंक्रीज करनी है ना, डेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा। गुड कंक्रीट, नेक्स्ट हमारा गुड कंक्रीट। अब हम कंक्रीट बना रहे हैं लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि गुड कंक्रीट क्या है, अच्छी कंक्रीट कौन सी होगी, है ना। तो गुड कंक्रीट वही होगी जो आपका प्लास्टिक स्टेट में और हार्डेंड स्टेट में क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट का मतलब क्या है हमारा, कि हमारी जो कंक्रीट, हमारी जो अच्छी कंक्रीट होगी वो कैसी होनी चाहिए, यदि वो प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट का मतलब क्या है कि जब हमको उसको जिस शेप में देना है उस शेप में हम उसको दे सके, है ना। प्रॉपर शेप हम जिस टाइम पे दे सकते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक स्टेट हो जाएगी। तो प्लास्टिक स्टेट में हमारी कंक्रीट जो होती है वो वर्केबल होनी चाहिए, है ना, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। वर्केबल होना चाहिए, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वर्केबिलिटी मैंने समझाया था सीमेंट के चैप्टर में। वर्केबिलिटी क्या है कि हम आसानी से कंक्रीट के साथ काम कर सके, है ना। और कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर इससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो इससे बनेगा वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वाटर प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्लास्टिक स्टेट में वो वर्केबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जब हमारी कंक्रीट हार्ड होगी तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए और उस पर स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलनी चाहिए, है ना। तो जिस पे आपकी वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी, कंसिस्टेंसी अच्छी मिलेगी प्लास्टिक स्टेट में, और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी हार्ड होने के बाद, हार्ड होने के स्टेट में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गुड कंक्रीट बोलेंगे। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंक्रीट में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम, है ना। तो हमने कंक्रीट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, है ना। बाइंडिंग मटेरियल हमने देखे थे। बाइंडिंग मटेरियल यदि हमने सीमेंट यूज किया बाइंडिंग मटेरियल के रूप में तो वो क्या हो जाएगी, सीमेंट कंक्रीट हो जाएगी। यदि हमने लाइम यूज किया है तो बाइंडिंग मटेरियल में लाइम यूज करने पे हमारी जो कंक्रीट बनेगी लाइम कंक्रीट बन जाएगी। और यदि हम बाइंडिंग मटेरियल में जिप्सम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, जिप्सम कंक्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से यदि देखते हैं, यहां पर अच्छे से याद रखना, दो टर्म है इस पर कंफ्यूज मत होना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक क्यूब की स्ट्रेंथ होती है ना, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसे या अभी पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पूरे मिक्स की जो स्ट्रेंथ, मतलब बोल सकते हैं जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है कंक्रीट को। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, यदि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। यदि हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 to 40 मेगापास्कल है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। और यदि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहां तक की चीज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी अभी बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। इसकी यूनिट जो है केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अब डेंसिटी के हिसाब से यदि हम इसको देखते हैं तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है कंक्रीट को। पहली हमारी एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी की 500 केजी पर मीटर क्यूब से यदि कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। नेक्स्ट है हमारी, यदि डेंसिटी हमारी 500 से हमारी 1800 तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 1800 टू 2500 तक यदि उसकी डेंसिटी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम वेट कंक्रीट। और यदि हमारी 2500 से ज्यादा डेंसिटी तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर हैवी वेट कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट हमने कंक्रीट को कास्टिंग के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला हमारा होता है कास्ट इन सिचू और दूसरा होता है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट। कास्ट इन सिचू का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमने जो कास्टिंग की हुई है कंक्रीट, यदि हम बीम जो या बोल सकते हैं पूरा का पूरा स्लैब जो है हमारा, यदि हमने उसको
साइट में ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, साइट में ही उसकी कास्टिंग की हुई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग इन सिचु। नेक्स्ट है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट कंक्रीट का क्या क्या होता है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट की, हमने जो भी हमारा मेंबर था उसको हमने पहले से कास्ट करके रख लिया, या तो हमने फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में कहीं पे भी हमने उसको पहले से बना के रखा और लाके डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, जहां पर लगाना वहां पर पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्री कास्ट कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले से प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारा और उसको हमने कहां पर बनाया, फैक्ट्री में बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीकास्ट कंक्रीट। और कास्ट इन साइट में ही, यदि कास्ट इन सिचु मतलब साइट पे ही हमने यदि उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जो हमारा मेंबर उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट इन सिचु। यहां तक की चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट है जो हमारा क्लासिफिकेशन कंक्रीट का, बहुत आईएमपी है ना, और इस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ग्रेड के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो ग्रेड के हिसाब से यदि हम बात करते हैं आईएस, इसको हम आरसीसी में देखेंगे, है ना, लेकिन हम कंक्रीट वाला पोर्शन पढ़ चुकेंगे तो हम आरसीसी में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे डायरेक्ट वहां पे आरसीसी पे चलेंगे। तो कंक्रीट का जो है हम यहीं पे देख लेते हैं। जो हमारा आरसीसी में जो यूज होता है कोड हमारा, वो कौन सा कोड यूज होता है, आईएस 456, है ना। तो पहले जो यूज होता था वो कौन सा कोड यूज होता था, 1978 यूज होता था, और आज के टाइम पर जो यूज होता है 2000 यूज होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि आईएस कोड 1978 के हिसाब से जो इसको ग्रेड डिसाइड किए गए थे, कि कौन कौन से ग्रेड थे, कितने ग्रेड थे, वो चीज हम देख लेते हैं, है ना। यदि मैं बात करता हूं आईएस 456 1978 के हिसाब से, तो जो इसने डिजाइन किए थे आईएस 456 1978 ने हमको कितने ग्रेड बताए थे, 7 ग्रेड बताए थे कंक्रीट के। कंक्रीट के हमको 7 ग्रेड बताए थे। वो ग्रेड कौन कौन से थे, तो वो ग्रेड थे हमारे, देखते हैं, M10, M15, M20, M25, M30, M35 एंड M40। ठीक है, तो हमारे ये 7 ग्रेड थे जो इस कोड के हिसाब से बताए गए थे, है ना। अच्छा, इसका मिक्स भी हम याद कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार मिक्स पूछ लेता है। यदि यहां पर बात करूं, ये जो M20 या M10 जो मैंने लिखा है, यहां पर जो ये M लिखा है, M का मतलब होता है मिक्स, और जो ये 10 लिखा है, 10 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, मतलब एवरेज स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एवरेज स्ट्रेंथ कितनी मिलेगी हमको, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं M10 का जो ग्रेड है वो क्या होता है ना, क्योंकि हमको ग्रेड जो है वो यहां तक के ही मिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम पे, है ना। अच्छा, इससे और भी यदि कोड में बात करें तो यहां तक के ग्रेड लिखे हुए हैं, लेकिन उस पर और भी दिया हुआ है, ये तो मेन जो कोड में लिखे हैं, है ना, लेकिन जो कोड डिफाइन नहीं करता वो M7.5 को और M5 को क्या है, डिफाइन नहीं करता। ठीक है, या कोड में वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक, इसका यदि मिक्स की बात करें M5 को, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं हम, 1 5, ये 5 है, ये 5 है, 10। ठीक है, ये इसका मिक्स हो गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये पीसी प्लेन सीमेंट को लिया, इनको हम बोलते हैं लीन कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं M7.5 की, तो M7.5 का जो मिक्स होगा वो उसको किस तरीके से याद करेंगे, 1 4 8। ठीक है, M7.5 के बाद यदि हम बात करते हैं M10 की, M10 का यहां पर जो ये जो है, ये हमारा क्या है, सीमेंट, है ना, ये है हमारा फाइन एग्रीगेट और ये है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, यदि हम बात करते हैं हमारा M10, तो यहां पर मैंने देख लिया था 5, तो 5 से हमारा 1 5 10 हो गया, फिर 7 5 के बाद हमारा कौन सा ग्रेड आता है, 7.5, तो 7.5 में 1 4 8 हो जाएगा। M10 पे यदि बात करें तो M10 क्या हो जाएगा हमारा, M10 हो जाएगा हमारा 1:3:6, जस्ट डबल। यदि इससे मैं एक एक कम करते जा रहा हूँ, 5 4 3, और इसका जस्ट डबल हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा M15 की, तो M15 में क्या हो जाएगा हमारा 1 2 4। ठीक है, M15 हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4। नेक्स्ट हमारा, ये एग्जाम पे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं M20 और M25 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो मिक्स है M20 का जो मिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1:3। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा M25 पूछा जाता है एग्जाम पे, 1 1 2, है ना। यहां पर 1 क्या है हमारा, सीमेंट सेंट, और हमारा जो सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो हमारा जो मिक्स है, क्योंकि M25 तक एक्चुअली हमारा M20 तक ही हमारा नॉमिनल मिक्स होता है, तो हम जो है इसके जो मिक्स की बात करते हैं तो हम M20 तक बात करते हैं, लेकिन M25 का भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि इस कोड के हिसाब से कितने ग्रेड होते हैं, तो 7 ग्रेड होते हैं, है ना। फिर IS 456 2000 के हिसाब से यदि हम ग्रेड को क्लासीफाई करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट की यदि हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो ग्रेड होता है M10 से लेकर M20 तक होता है ना।
नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट की यदि हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा M25 से M55 तक। नेक्स्ट है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ मतलब M60 से अब जो भी ग्रेड होते हैं वो सारे के सारे किस पे आते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी, मिनिमम ग्रेड पीसीसी का। तो पीसीसी का जो मिनिमम ग्रेड होता है वो क्या होता है हमारा M15। यदि मैं बात करता हूं मिनिमम ग्रेड आरसीसी के लिए, आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है, तो आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है वो होता है हमारा M20, जहां पर M हमारा क्या है, मिक्स है, और 20 हमारा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। 28 दिन का क्यूरिंग करने के बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी हमारी M20, है ना। तो M मिक्स 20 हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में हम यदि बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में हम कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी मेंबर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो IMP है, यहाँ से भी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं। इसका सीक्वेंस भी एग्जाम पे आ जाता है। सबसे पहले हम बैचिंग करेंगे। बैचिंग मतलब हमको क्या करना है, क्वांटिटी जो है हमारी, जो हमारा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट है या वाटर है, उसकी हमको मेजरमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, बैचिंग कहलाता है ना। बैचिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, मिक्सिंग करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, जहां पर उसको लेकर जाना वहां तक लेकर जाना, ट्रांसपोर्टिंग। नेक्स्ट है हमारा प्लेसिंग, उसको प्लेस करना। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा क्या हो जाएगा, प्लेसिंग करने के बाद हम उस पर वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग में जो हमारा वाटर, जो इवापोरेट होने वाला वाटर है, उसको बचाकर रखने के लिए जो हम एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूरिंग हो जाएगा। और क्यूरिंग के बाद हम क्या कर देंगे, फिनिशिंग कर देंगे, है ना। तो ये सारी प्रोसेस है किसी भी मेंबर को मैन्युफैक्चर करने की, है ना। तो हम एक एक से इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो सबसे पहले है हमारा बैचिंग। बैचिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स इस पे मौजूद हैं, जो भी हमारे इसके जो बेसिक कंपोजिशन है, जैसे हमारा सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गए, फाइन एग्रीगेट हो गए, तो इनकी क्वांटिटी को मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है, बैचिंग कहलाता है। कि हम एक बार में हम कितना सीमेंट डालें, जब हम मिक्स बना रहे हैं एक बार में, तो हम कितना सीमेंट डालें इस पर, कितना फाइन एग्रीगेट डालें, कितना कोर्स एग्रीगेट डालें, उसको हम क्या बोल देंगे। जब हम एक बार में हम कितना कितना मिक्स कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, वन बैच बोल देंगे, है ना। कि इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी मिलानी है हमको। तो बैचिंग क्या है हमारा, टू कंट्रोल द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इन ईच बैच। हर एक बैच में हमको कितना सीमेंट मिलाना है, कितना कोर्स एग्रीगेट मिलाना है, कितना फाइन एग्रीगेट मिलाना है, इसको कंट्रोल करना, ये क्या कहलाता है, हमारा बैचिंग कहलाता है ना, एक बैच। तो जनरली जो हम एक बैच में चीज़ों को मेजर करने की कोशिश करते हैं, और एक बैच में जो चीज़ों को मेजर करेंगे, जैसे हमारा सीमेंट कितना, कोर्स फाइन और फाइन एग्रीगेट, ये सारी चीज़ कितनी मिलानी है, तो इसको मिक्स करने के लिए या इसका वेट करने के लिए, इसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होती हैं। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बाय वेट कर सकते हैं या तो बाय वॉल्यूम करते हैं। तो जनरली हम जो प्रेफर करते हैं, हम बाय वेट ही प्रेफर करते हैं, या कहीं पर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वहां पर हम बाय वेट ही मेजर करते हैं इन क्वांटिटीज़ को, है ना। बाय वॉल्यूम हम जनरली प्रेफर क्यों नहीं करते, बाय वॉल्यूम प्रेफर ना करने का रीज़न है हमारे पास सैंड, है ना। क्योंकि हमें पता है कि सैंड में बल्किंग ऑफ सैंड की प्रॉब्लम होती है ना। ये जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट हमारा जब सैंड में 4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी सैंड है, सरफेस मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण क्या होता है, जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं, है ना, सरफेस टेंशन के कारण ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से दूर दूर हो जाते हैं, है ना, और कुछ इस तरीके का फिनोमेना बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे इसके बीच में वॉइड्स आ जाते हैं, है ना, ये वॉइड्स आ जाते हैं। और इसका जो वॉल्यूम है, इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना इंक्रीज हो जाता है, 30 to 45% इस मॉइस्चर कंटेंट पे इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक की चीज समझ में आ गई, बैचिंग समझ में आ गया, है ना, कि हमको कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज मिलानी है, वो क्या कहला जाएगा, हमारा बैचिंग। मतलब जो हमारी क्वांटिटी है उसको मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है, बैचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सिंग। मिक्सिंग का मेन पर्पस क्या है कि हमारा जो भी हम जब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो हमारा मिक्सचर मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए, है ना। कि यदि मैंने कुछ इस तरीके से मिक्सिंग कर दी इन सारी चीज़ों को, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिया, जब इसको मैंने मिक्स कर दिया, तो यदि मैं इस पार्ट से यदि निकालता हूँ, इस कॉन्क्रीट को निकालता हूँ, तो जो मिक्स यहाँ पर है वही मिक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, वही मिक्स यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो मिक्सिंग प्रॉपर यदि होमोजीनियस होगी तो मिक्स हमारा कैसा रहेगा, हर एक जगह पर एक सा रहेगा, है ना। तो इसलिए हमको इस मिक्स को एक सा करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी पड़ेगी, ऑब्टेन होमोजीनियस मास, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्सिंग करने का, कि हमको होमोजीनियस मास चाहिए, मतलब हर जगह में किसी भी
सेक्शन यदि यहाँ से मैं कट करूँ और इसका यदि मैं कंक्रीट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो रेशो यहाँ पर है ना, वही रेशो यहाँ पर भी होना चाहिए कंक्रीट का। मिक्सिंग जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैनुअली मिक्सिंग कर सकते हैं या तो मैकेनिकली मिक्सिंग कर सकते हैं। मैनुअली मिक्सिंग बोलते तो हैंड मिक्सिंग करेंगे, और हैंड मिक्सिंग जनरली कितने जो मिक्सिंग टाइम होता है इसका जनरली कितना होता है, 3 मिनट का होता है ना। ये कहीं पर कोड पे नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मशीन मिक्सिंग की, तो मशीन मिक्सिंग के लिए जो इसका मिक्सिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं और उस मिक्सचर की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जो हमारे आईएस कोड ने रिकमेंड किया है मिक्सिंग टाइम वो कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मिक्सिंग टाइम मशीन मिक्सिंग के लिए यदि मिक्सिंग टाइम की बात करूं तो कितना होता है, 2 मिनट होता है, आईएमपी है। और दूसरी चीज आईएस कोड ने ये भी बोला हुआ है कि यदि हम जो हमारा ड्रम होगा, जो मिक्सचर होगा, उसको यदि हम 20 टाइम्स रिवॉल्व करते हैं, है ना, 20 रिवोल्यूशन देते हैं, 20 रिवोल्यूशन जो है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए इनफ है ना। ये भी हमारे आईएस कोड ने, तो ये वाला क्वेश्चन भी 20 रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन और मिक्सिंग टाइम दोनों ही एग्जाम पे पूछे जाते हैं। यदि मैं मिक्सिंग टाइम 0 मिनट से 2 मिनट, यदि मैं मिक्सिंग टाइम स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ 2 मिनट तक बढ़ाता जा रहा हूँ मिक्सिंग टाइम को 0 से 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट तक, है ना। तो इस तरीके से यदि हम मिक्सिंग टाइम को लेकर जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि कोड ने 2 मिनट ही क्यों प्रेफर किया हुआ है, तो यदि देखते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ तो 2 मिनट तक तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यदि हम बात करें 2 मिनट के बाद भी यदि हम मिक्सिंग दिए जा रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, है ना, मिक्सर से, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। उसका रीजन क्या होता है कि हो सकता है जब हम और ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है जो उस पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर का इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाए, या दूसरी चीज़ बोल सकते हैं जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा उसको मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने लगे, या हम ज़्यादा मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमारी बोल सकते हैं जो हमारे जो कंपोजिशन है, जो हमारे जो एग्रीगेट है वो क्या होने लगे, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वो दूर दूर जाने लगे तो वो सेग्रीगेट होने लगेंगे, है ना। या बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा देर तक मिक्स कर रहे हैं तो हमारा जो मिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। तो 2 मिनट के बाद हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है ड्यू टू इवापोरेशन, एब्जॉर्प्शन या सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा, यदि हम मैनुअल मिक्सिंग कर रहे हैं एज कंपेयर टू मशीन मिक्सिंग, तो हमारा मैनुअल मिक्स में 10% ज़्यादा सीमेंट लगता है एज कंपेयर टू मशीन मिक्सिंग, है ना। ये आईएमपी पॉइंट है, ये भी एग्जाम पे पूछा जाता है। अब यदि हम मिक्सचर की बात करें तो हमारे जो मिक्सचर होते हैं जनरली जो हम मिक्सचर यूज करते हैं, कौन सा मिक्सचर यूज करते हैं, ड्रम टाइप का मिक्सचर यूज करते हैं, है ना। ड्रम टाइप के मिक्सचर को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। एक हमारा होता है टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सचर, एक होता है नॉन टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सचर, और एक होता है रिवर्स टाइप ड्रम मिक्सचर, है ना। टिल्टिंग मिक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो टिल्टिंग मिक्सचर जो हमारा होता है, टिल्टिंग मिक्सचर ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमारे एग्रीगेट का साइज, है ना, हमारे जो एग्रीगेट का साइज है वो 75 mm से ज़्यादा होता है ना। एग्रीगेट का साइज क्या होता है, 75 mm से ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सचर का। इस पर यदि बात करते हैं तो टिल्टिंग मिक्सचर का यूज़ हम लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए करते हैं, और जो मार्केट में इसके फॉर्म अवेलेबल है 85T, 100T, 140T और 200T। यहाँ पर जो टी है, टी ये शो कर रहा है कि टिल्टिंग टाइप का मिक्सचर है, और जो इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं वो इसकी कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं कि 85 लीटर का है, 100 लीटर का है, 140 लीटर का, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा नॉन टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सचर। नॉन टिल्टिंग का यहाँ पर यदि बात करते हैं ये एंटी कुछ इस तरीके से शो होगा, है ना। और ये जो आगे लिखा हुआ है ये होता है इसकी कैपेसिटी, तो 200 लीटर की कैपेसिटी का, 280 लीटर की कैपेसिटी का और 800 लीटर कैपेसिटी तक का होता है। लेकिन इसका जो यूज करते हैं नॉन टिल्टिंग का, इसका यूज स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है, और इसका यूज वहीं पे करते हैं जहां पर एग्रीगेट का साइज 75 mm से कम होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है रिवर्स टाइप, है ना। टिल्टिंग मिक्सचर की यदि बात करते हैं, टिल्टिंग मिक्सचर में क्या होता है, जो इसकी ब्लेड होती है वो हल्की सी टिल्ट होती है। नॉन टिल्टिंग में इसकी ब्लेड क्या होती है, टिल्ट नहीं होती है। रिवर्स टाइप में यदि हम बात करते हैं तो रिवर्स टाइप में इस पर एक साइड से तो ये आपका क्या होता है कि एक साइड ही आपका पूरा का पूरा जो भी हमारे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट है, इन सबको हम डाल देते हैं, और प्रॉपर मिक्स होने के बाद इसका जो डिस्चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम रिवर्स टाइप में मिक्सचर बोलते हैं, है ना। और इसका यूज भी लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया में होता है। इस पर इसका जो नाम है यहाँ पर ये आर लिखा रहेगा तो हम ये समझ जाएंगे रिवर्स टाइप का ड्रम मिक्सचर है। यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमने कंक्रीट को बना लिया, मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो टोटल टाइम टेकन इन मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन, जो टोटल टाइम लग रहा है हमारा मिक्सिंग पे, ट्रांसपोर्टिंग में, प्लेसिंग में, कॉम्पैक्शन पे, शुड नॉट बी मोर देन
इनिशियल सेटिंग टाइम, है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जनरली यहाँ जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है हमारा 30 मिनट का होता है ना। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है हम बोल सकते हैं कि हमारा ओपीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा यदि हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम हो गया तो पता चला हमारी जो सीमेंट है वो प्लास्टिक स्टेट से हमारी रिजिड स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो इसी के अंदर हो, ताकि हमको जहां पर भी उसको प्लेस करना हम प्रॉपर उसको प्लेस कर पाए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए आईएमपी हैं। इन स्मॉल वर्क, यदि स्मॉल वर्क की बात करते हैं हमारे, तो कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड, कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेन का, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं टनल कंक्रीटिंग में, तो टनल कंक्रीटिंग में जो हम यूज करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, पंप को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, पंप को यूज करते हैं। और कहां पर यूज करते हैं, जहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो, 400 मीटर, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड आर, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो व्हील बोरो, सूट्स, जंप बकेट, ट्रक्स, एंडलेस, बेल्ट कन्वेयर्स, न्यूमेटिक प्रेशर इक्विपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पंप, ये सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप इसका डायग्राम नेट पे देख सकते हैं इन सबका, है ना। नाम याद रखना है, एग्जाम पे आ जाता है जेई लेवल के। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी प्लेसिंग। प्लेसिंग क्या है हमारा, तो प्लेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे हमको क्या करना है, कंक्रीट को साइड पे ले जाकर डालना है ना। तो प्रोसेस लेइंग आउट द कंक्रीट एट डिजायर्ड साइट, जिस साइड पे हमको लेकर जाना है उस साइड पर लेकर गए और हमने अपनी कंक्रीट को प्लेस कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्लेसिंग बोलते हैं, है ना। आईएस कोड ने प्लेसिंग के लिए वैल्यू रिकमेंड की हुई है कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल होगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल जो है वो ज़्यादा नहीं होगा 1.5 मीटर से, है ना। मतलब हम इसको इतने ऊपर से 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से नहीं फेंक सकते, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हाइट से यदि इसको फेंकते हैं तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। इसलिए आईएस कोड ने ये बता के रखा, ये वैल्यू भी एग्जाम पे आती है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या है, तो कॉम्पैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे हम क्या करते हैं, एयर वॉइड्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और एयर वॉइड्स को जब रिमूव करेंगे तो हम हमारी जो डेंसिटी है वो कैसे हो जाएगी, ज़्यादा मिलेगी हमको, है ना। द कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस गेटिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बाय रिमूविंग ऑफ एयर वॉइड्स, है ना। तो हम एयर वॉइड्स को रिमूव करके अपनी डेंसिटी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगी उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं तो हमको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग होती है स्ट्रेंथ के, है ना। अब एयर वॉइड्स यदि ज़्यादा हैं, हमारे एयर वॉइड्स यदि ज़्यादा होंगे तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एयर वॉइड ज़्यादा होने से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएंगे, जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी हमको, कम मिलेगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एयर वॉइड्स है उसको हम रिमूव कर दें और डेंसिटी को मैक्सिमम कर दें, है ना। तो कुछ पॉइंट है जो याद रखने हैं। यदि हमारी जो कॉन्क्रीट है उसमें 1% एयर वॉइड्स प्रेजेंट है ना, यदि उस पर 1% एयर वॉइड्स प्रेजेंट है तो जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ हो 5% कम होती है ना। एयर वॉइड्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ होती जाएगी। जैसे यदि हम देखते हैं 5% यदि एयर वॉइड्स प्रेजेंट है तो 30% स्ट्रेंथ कम हो जाती कंक्रीट की, और यदि 10% एयर वॉइड्स हैं तो 60% हमारी स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम हो जाती है ना। बेसिकली 100% एयर वॉइड्स को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है ना। जनरली जो हमारी नॉर्मल कंक्रीट होती है, नॉर्मल कंक्रीट में हमारा 2% एयर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यदि हम किस तरीके से इस एयर वॉइड्स को रिमूव करेंगे, तो एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए कॉम्पैक्शन होता है, और कॉम्पैक्शन की जो मेथड्स होती हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे यदि हम पहले देखते हैं टेम्परिंग हमने देखा है, टेम्परिंग कर सकते हैं, टेम्परिंग के थ्रू हम एयर वॉइड्स को रिमूव कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटिंग के लिए यदि हम देखें तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वाइडली यूज है, सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा यदि बोले कॉम्पैक्शन के लिए बेटर क्या होता है, तो वाइब्रेटर ही सबसे बेस्ट होता है। पीरियड ऑफ कॉम्पैक्शन, है ना, कितने टाइम तक हमको कॉम्पैक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि कंक्रीट की या जो हमारा मिक्स है उसकी वर्केबिलिटी कैसी है ना। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास वाइब्रेटर होते हैं, जैसे इंटरनल वाइब्रेटर हो गया, फॉर्म या शटर वाइब्रेटर हो गया,
सरफेस या पेन या स्क्रीड वाइब्रेटर, सबसे ज़्यादा जो इफिशियंट होता है वो स्क्रीड वाइब्रेटर होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है वाइब्रेटिंग टेबल, है ना, जो हम क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब को भी हमको क्या करना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो वाइब्रेटर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वाइब्रेटिंग टेबल यूज की जाती है ना, ये एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कॉम्पैक्सिंग मेथड की, तो नेक्स्ट होती है हमारी वाइब्रो प्रेसिंग। वाइब्रो प्रेसिंग क्या होती है, जब हम कर्व बना रहे हो तो कर्व बनाने के टाइम पर जो जहां पर कंक्रीट होंगी वहां पर हम वाइब्रो प्रेसिंग का यूज करेंगे, या फ्लैग स्टोन पेविंग के लिए भी हम वाइब्रो प्रेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट रोलिंग विथ रोलर्स, ये भी एक तरीके की कॉम्पैक्शन मेथड है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो सर्कुलर, जैसे यदि हम कंक्रीट पाइप की बात करें या पोल्स की बात करें, तो यहाँ पर जो कॉम्पैक्शन मेथड यूज होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट हमारा हाई प्रेशर एंड शॉक, है ना। हाई प्रेशर कहां पर देने की जरूरत पड़ेगी, जब यदि हम प्री कास्ट कंक्रीट की यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारे प्री कास्ट कंक्रीट के जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर यदि हमको कॉम्पैक्शन करना है तो हम हाई प्रेशर और शॉक्स देंगे वहां पे, है ना। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्यूरिंग की, है ना, नेक्स्ट क्यूरिंग, तो क्यूरिंग का मतलब हम क्या पता है कि हमको पानी देना है ना, जो उस पर वाटर है उसको हमको क्या करना है, जो कंक्रीट है, कंक्रीट में जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो हमने उस पर वाटर ऐड किया हुआ था, तो हमको उस वाटर को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वो इवोपरेट होता जाएगा वाटर। तो हमको क्या करना है, हमको उस जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमने जो वाटर ऐड किया है उस वाटर को रोक के रखना, ताकि हाइड्रेशन की प्रोसेस जो है आसानी से हो सके, हाइड्रेशन जल्दी हो सके, है ना। क्योंकि हमको पता है, जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारा सीमेंट में हमने पढ़ा था C3S पढ़ा था, C2S पढ़ा था, C3A पढ़ा था, C4AF पढ़ा था, है ना। तो हमको पता था कि इस पे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है 28 डेज तक मिलती है। तो हम क्यूरिंग भी जनरली क्या करते हैं, 28 डेज तक जनरली हमको करनी चाहिए। उससे हमारा जो वाटर है उसको हमको बचा के रखना 28 डेज तक, ताकि हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाए। क्योंकि यदि 28 डेज से पहले हमारा जो कैपिलरी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा तो स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कैपिलरी वाटर को प्रिवेंट करके रखते हैं, है ना। अब ये कैपिलरी वाटर को प्रिवेंट करके क्यों रखते हैं, जो जैसे ही हमने अब यहाँ पर हमको तो सिंपल सा ये पता, क्यूरिंग करते समय हम वाटर देते हैं, वाटर देते जाते 7 दिन तक, और उस पर पानी बना रहता है ना, पानी बना रहता, ठीक है। तो हम ये जब हमने कंक्रीटिंग कर दी, तो कंक्रीटिंग करने के बाद हमने उसको वाटर दिया, तो बेसिकली क्यूरिंग का मतलब ये है कि हम जो उस पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर वाटर दे रहे हैं उस वाटर को हमको क्या रखना है, प्रिवेंट करके रखना है ना। जब हमने कंक्रीट पर वाटर मिलाया तो वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला कौन सा होता है, कंबाइन वाटर होता है, फिर होता है जेल वाटर, और नेक्स्ट होता है हमारा कैपिलरी वाटर। कंबाइन वाटर क्या होता है, तो सीमेंट में हमने पढ़ा है कि हमको सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, या बोल सकते हैं टोटल कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको 38% वाटर चाहिए, या सीमेंट के प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए 23% वाटर की जरूरत होती है ना। उस वाटर का लॉस नहीं हो सकता। जो कंबाइन वाटर है, कंबाइन वाटर का लॉस नहीं होता। दिस वाटर इज अ केमिकली बाउंड विथ सीमेंट, सीमेंट के साथ केमिकली बाउंड होती है। नेक्स्ट है हमारा जेल वाटर, जो हमारे एग्रीगेट या जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब होगा उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, जेल वाटर बोलते हैं। और इस वाटर का भी लॉस नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स, जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वॉइड्स होगा तो उससे कैपिलरी एक्शन बन जाएगा, कैपिलरी छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, है ना। तो उस पर जो वाटर फंसा हुआ उस पानी का, उसी वाटर का हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो हमको बेसिकली यदि बात करें तो हमको इसी वाटर को बचा के रखना ही क्या कहलाता है, हमारा क्यूरिंग कहलाता है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। आगे यदि इस पे 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे यदि मैं बात करूं, एक हमारा क्यूब है, इसको मैं क्यूब 1 नाम दे रहा हूं, और एक हमारा क्यूब है 2, है ना, क्यूब 1 और क्यूब 2। इस क्यूब की हमने क्यूरिंग की हुई है प्रॉपर, इसको हमने क्यूरिंग की हुई है, और इसकी क्यूरिंग नहीं की है, ये ड्राई है ना। तो यदि हम इन दोनों की तुलना करें, यदि मैं 7 डेज में यदि बात करूं, 7 डेज तक मैंने इस वाले क्यूब को क्योर करके रखा है, जबकि इस वाले क्यूब को मैंने एक भी क्योर नहीं किया। तो यदि बात करें 7 डेज में, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, क्यूब 1 की स्ट्रेंथ होगी क्यूब 2 की कंपेयर में क्या होगी, 50% ज्यादा स्ट्रेंथ होगी क्यूब 1 की, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं 28 डेज में बात करते हैं, हम बात करते हैं 28 डेज में, तो 28 डेज में यदि बात करेंगे तो
जो क्योर्ड कंक्रीट है और जो ड्राई कंक्रीट है ना, तो क्योर्ड कंक्रीट की मतलब जो हमारा क्यूब 1 है, क्यूब 1 की स्ट्रेंथ 100% ज्यादा होगी क्यूब 2 से, क्यूब 2 से, है ना। तो क्यूब 1 की 100% स्ट्रेंथ ज्यादा है 28 डेज में। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, 7 days स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली क्योर्ड कंक्रीट इज 50% मोर देन दैट ऑफ एक्सपोज्ड टू ड्राई एटमॉस्फेयर। जो अभी मैंने बात की थी, एक ड्राई कंक्रीट थी और एक हमारा क्या था, क्योर्ड कंक्रीट थी, जिसको हमने क्योरिंग की हुई थी। तो 7 days की जो उसकी स्ट्रेंथ होगी 50% ज़्यादा होगी, और 28 days में देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 100% ज़्यादा होगी अनक्योर्ड कंक्रीट से। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं आगे मेथड ऑफ क्योरिंग। मेथड ऑफ क्योरिंग में हम देखेंगे किस किस तरीके से हम क्योरिंग कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, साइडिंग ऑफ वर्क, जो हमारा जहाँ पर हमारा कंक्रीटिंग हुई है उसको हम क्या कर देंगे, उसको ढांक कर रख देंगे, है ना, और उसके ऊपर वाटर डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा कवरिंग द कंक्रीट एंड गनी बैंक, है ना, जो कंक्रीट है हमारा उसको हम गनी बैग से ढक देते हैं और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, मतलब ये जो गनी बैग होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वेट रहते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉन्डिंग, हम क्या करते हैं, जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर हम पानी भर कर रख देते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका छत डलता तो उसके ऊपर क्या पॉन्डिंग के लिए क्या कर देते हैं, उस पर उसके ऊपर पानी भर देते हैं ना, तो पॉन्डिंग कर देते हैं, सरफेस में हमको पानी भरकर रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, टाइम टू टाइम वाटर की स्प्रिंकलिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारी मेथड स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। स्टीम क्यूरिंग का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारा वाटर सीमेंट रेशो यदि हमारा 0.3 से 0.7 है वाटर सीमेंट रेशो, तो उस कंडीशन पे जो स्टीम क्यूरिंग है ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है ना। यदि हम बात करते हैं हमारी ओपीसी की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट थी, उसकी स्ट्रेंथ जो हमको 28 डेज में मिलती थी, वो स्ट्रेंथ हम यदि स्टीम क्योरिंग करते हो डायरेक्ट हमको 24 मतलब एक दिन में हमको उतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है जितनी स्ट्रेंथ हमको ओपीसी से 28 डेज में मिलती है। इस पे जो क्योरिंग करते समय जो इसका टेम्परेचर होता है वो हम रखते हैं 93 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण क्या होता है, इसकी सल्फेट रेजिस्टेंस जो होता है, इंक्रीज सल्फेट रेजिस्टेंस एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है, जो फ्रॉस्ट एक्शन है, उससे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो सल्फेट अटैक का जो खतरा होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। बट लेकिन स्टीम क्योरिंग करने से क्या होता है, इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जनरली स्टीम क्योरिंग का यूज हम कहां पर करते हैं, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, ये आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम पे, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए हम जनरली स्टीम क्योरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन है हमारा फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब जो भी हमने प्लेसिंग के बाद यदि हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, कॉम्पैक्शन कर दिया, और कॉम्पैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, वहां पर क्योरिंग कर दी। अब क्योरिंग के बाद हमको फाइनल ऑपरेशन क्या करना है, फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए क्या होता है हमारा, ये देखते हैं हमारा लेवलिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द सरफेस। इसकी जो मेथड है, हमको सरफेस को क्या करना है, लेवल करना है और फिर उसको फिनिश करना है ना। तो उसकी जो मेथड है, कौन कौन सी मेथड होती है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग क्या होता है, रिमूव हम्प्स एंड हॉलोज, गिव अ ट्रू एंड यूनिफॉर्म सरफेस। जो भी हमारा जो कंक्रीट की जो सरफेस होगी उसमें जो भी हम्प्स वगैरह मौजूद है या बड़े बड़े जो पत्थर है उनको हमको हटाना है और सरफेस को यूनिफॉर्म बनाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग। स्क्रीडिंग के बाद भी यदि कुछ इरेगुलरिटीज जो है वो बच गई हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग का यूज करते हैं, है ना। तो रिमूव इरेगुलरिटीज, और इससे क्या करते हैं, हम जो भी हमारा मोटार जो कंक्रीट है उसको हम प्रेस करते हैं और उसको पूरे में फैला देते हैं यूनिफॉर्मली, है ना। तो स्क्रीडिंग के बाद यदि जो भी बचा होगा हमारा इरेगुलरिटीज जो बची होंगी उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लोटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉवलिंग, है ना। तो पहला ऑपरेशन हमारा स्क्रीडिंग, कई बार इसका सीक्वेंस भी आ जाता है, फिर है हमारा फ्लोटिंग और फिर है हमारा ट्रॉवलिंग। ट्रॉवलिंग जो होता है फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का, है ना, कंक्रीट सरफेस को फिनिश करने के लिए लास्ट ऑपरेशन होता है हमारा ट्रैवलिंग। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।